हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग स्टार्ट किया। अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या रहेंगे और अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है और सोल पर्पस उस अकाउंटिंग का क्या है। और इस पूरे जो हमने डिस्कशन किया था अपने लास्ट लेक्चर में, उसमें एक चीज़ क्लियरली निकल कर आई कि अकाउंटिंग का जो सोल पर्पस है वो है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जो भी आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, इन फ्यूचर उनको यूज़ कर कर एक एनालाइज करना कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये सब निकालना। तो इसमें जो मेन एक चीज़ थी वो थी आपकी रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग क्या होगी, कैसे होगी, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज अपने इस लेक्चर में। और जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी उसके आगे बढ़ता हूं मैं आप लोगों के साथ। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं जो आपके आगे काम आने वाली हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सारी नहीं कराऊंगा अभी, जितनी ज़रूरी है हमारे कोर्स को आगे कैरी करने के लिए उतनी कराऊंगा, बाकी भी धीरे धीरे पूरा चैप्टर है इस पे। वैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आपका पूरा चैप्टर है, अगर मैं टी एस ग्रेवाल सर की बुक की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा ये। बाकी ऑथर्स में भी 1 2 3 में से कोई सा चैप्टर ये है, लेकिन अभी मैं चैप्टर पे नहीं जा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कुछ टर्म्स जो हमें काम आएगी अपने अगले लेक्चर्स के लिए या आज के लिए भी। सबसे पहले बच्चे एक होता है हमारे पास लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ अगर मैं हिंदी में बात करूं, कर्जा, या फिर आप कह सकते हो उधार। अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स। वो अमाउंट जो पेबल है बिजनेस के द्वारा किसी बाहर वाले को, पेबल मतलब देना बाकी है, कोई भी अमाउंट जो देना बाकी है बिजनेस देगा बाहर वालों को, वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा सारा अकाउंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमाउंट बिजनेस के ऊपर क्या है, एक जिम्मेदारी, एक उधार, एक कर्जा या लायबिलिटी। क्या क्या हो सकता है ऐसे आइटम्स, ऐसे एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, सैलरी पेबल, सैलरी देनी थी अभी दी नहीं है तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। और क्या हो सकता है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब अकाउंट में क्रेडिट का मतलब चलेगा आपके पास उधार। क्रेडिट का एक अलग भी मतलब आएगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो इसका मतलब आपने गुड्स परचेज किए हैं, किस पे परचेज किए हैं, उधार पे परचेज किए। तो अगर आज उधार पे परचेज किए हैं तो कल को तो वापस करना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। और क्या हो सकता है, लोन टेकन। आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई लोन लिया है, वो लोन टेकन यहाँ पर आ गया। और कुछ भी होगा क्या सर, बहुत कुछ हो सकता है। आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है तो ये भी एक तरीके की आपकी लायबिलिटी है। यानी कुछ भी ऐसा जो आज आपने लिया और उसकी पेमेंट आपको कुछ समय बाद करनी है, अभी नहीं करनी, उधार पर लिया है आपने, वो आपके यानी बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी समझ आई आपको। दूसरा एक वर्ड आता है इनकम, और अभी स्टार्टिंग में मैं इनकम को एक इंटरचेंजेबल वर्ड के साथ यूज़ करूँगा, उसका नाम है रेवेन्यू। वैसे दोनों में बहुत फ़र्क है, समय आने पे मैं खुद आपको बताऊंगा कि उसमें क्या फ़र्क है, बट अभी क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं अकाउंट्स में तो आप इसको एक साथ समझ के चलो और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, जब इन्हें अलग करना होगा मैं अपने आप बता दूंगा आपको। इनकम या रेवेन्यू, अगर मैं आपको बोलूँ कमाई, इनकम या रेवेन्यू, मैं आपको बोलूँ कमाई, डन।
अमाउंट रिसीव्ड या फिर अर्नड फ्रॉम बिजनेस। वो अमाउंट जो आपको या तो रिसीव हो चुका है, भाई आपने कमाया, मान लो मैंने आप लोगों से फीस ली, तो अगर मुझे फीस मिल गई है तो भी मेरी इनकम कहलाएगी। अभी मिली नहीं है, आपने वादा किया है सर 1-2 क्लासेस के बाद दे देंगे, तो भी वो मेरी इनकम कहलाएगी क्योंकि आपने वादा कर लिया है। तो अर्न का मतलब है कि मेरी अर्निंग हो गई है बट अभी रिसीव नहीं हुआ, और रिसीव का मतलब तो है कि रिसीव हो चुका है। तो अमाउंट रिसीव या अर्न फ्रॉम बिजनेस, डन। इनकम क्या क्या हो सकती है, जैसे फ़ी मिलना आपकी इनकम है, बी रेंट मिलना आपकी इनकम है, कुछ भी मिलना, इंटरेस्ट मिलना, कुछ भी मिलना, कुछ जो आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम है या रेवेन्यू है अभी के लिए। फिर एक वर्ड आपको लगातार देखने को मिलेगा, मैं भी यूज़ करूँगा, वो है कैपिटल, CAPITAL। ये वो स्टेट वाली कैपिटल नहीं है कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। कैपिटल का मतलब है जो अमाउंट या कोई भी एसेट जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। मैं लिखता हूँ इसको, अमाउंट और एसेट, अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। कोई अमाउंट आपने, देखो क्या हुआ, मेरे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है दिल्ली में, कहीं मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना था। मैंने एक अंदाज़ा लगाया, अच्छा 5 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख इन्वेस्ट होगा, तो मैं अपने घर से ये 5 लाख रुपीज़ लेकर गया उस कोचिंग सेंटर को ओपन करने के लिए। तो ये 5 लाख मैंने अपने घर से लगाए हैं अपने बिजनेस में। तो अगर मैं 5 लाख अपने घर से लगा रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो वो 5 लाख मेरी बिजनेस की क्या बनेगी, मेरी कैपिटल। इसी बीच मुझे पता लगा यार एक AC है मेरे घर पे स्पेयर रखा है, तो मैं उस AC को भी ले जाकर अपने सेंटर पे यूज़ करना चाहता हूँ, एयर कंडीशनर को। तो मैंने वो एयर कंडीशन उतारा और वो भी वहाँ पर ले जाकर इंस्टॉल करवा दिया। तो ये क्या किया मैंने, पैसे नहीं लगाए, अपना कोई पर्सनल एसेट, कोई संपत्ति, कोई आइटम इन्वेस्ट कर दिया ले जाकर वहाँ पर। तो जब ओनर अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाए या कोई आइटम, कोई एसेट लगाए, एसेट भी बताऊंगा अभी क्या होता है, कोई आइटम लगाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसकी कैपिटल। के बिजनेस में कैपिटल लगाई गई है ओनर के द्वारा। फोर्थ, इसके अलावा एक वर्ड आपसे लगातार डिस्कस करूंगा मैं, एसेट, एनी आइटम ओन्ड बाय बिजनेस एंड which will provide future इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी आइटम जिसको बिजनेस ने ओन किया है, जिस पे मालिकाना हक किसका है, बिजनेस का है, और उसको वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, भविष्य में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, उस पर ओनरशिप किसकी है, उस पर ओनरशिप बिजनेस की है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से चोरी कर कर ले आए तो वो आपका एसेट नहीं बनेगा, और ऐसा भी नहीं कि आपने किसी आइटम को रखा हुआ है वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा लेकिन आपने सिर्फ मेमोरी के लिए रखा हुआ है। कई बार होता है ना, मैंने रखा हुआ है कि यार ये मेरा पहला लैपटॉप था, मैंने अपनी अर्निंग से पहला लैपटॉप परचेज़ किया था, तो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो आप भले ही संभाल के रखो, लेकिन क्या वो आपका एसेट बनेगा? द आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो आपका एसेट नहीं बनता। इसी तरीके से अगर मैं किसी का कोई एसेट चुरा कर ले आऊँ, चोरी करना बुरी बात है, मैं चुरा कर ले आऊँ कोई एसेट और उस एसेट को यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे बेनिफिट भी दे रहा है, लेकिन तब भी वो मेरा एसेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी उस पर कोई ओनरशिप नहीं है। क्या क्या एसेट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपकी? प्रॉपर्टी,
संपत्ति को एसेट कहा गया है। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। एसेट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप देख लेना, गलत हो सकता है। संपत्ति, ये आप देख लेना संपत्ति। एग्जाम्पल क्या क्या होगा आपका, जो प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति में क्या क्या आएगा। कैश, जो आपके पास कैश है वो आपका एसेट है। जो आपका बैंक बैलेंस है वो आपका एसेट है। अगर बिल्डिंग आपने खुद परचेज़ की हुई है तो वो आपका एसेट है। तो फर्नीचर आपने परचेज़ किया हुआ है वो आपका एसेट है। अगर कोई स्टेशनरी आपने परचेज़ की हुई है वो आपका एसेट है। एसी आपने परचेज़ किया हुआ है वो आपका एसेट है। लैपटॉप आपने परचेज़ किया हुआ है वो आपका एसेट है। तो इस तरह के आइटम। अच्छा, एसेट्स की एक खासियत और होती है कि एसेट वो चीज़ कहलाती है जो आपने आज परचेज़ किया और शायद दोबारा आपको परचेज़ करने की आवश्यकता ना पड़े, और अगर पड़ेगी भी तो काफ़ी लंबे समय के बाद पड़ेगी, तो उसको आपका एसेट कहा गया है। उसको आपका एसेट कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब एक पॉइंट और आ रहा है आपके पास, पॉइंट नंबर 5, लास्ट है ये हमारे लिए अभी, वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं, खर्चा। खर्च करते हो ना आप पैसा, कुछ कमाने के लालच में हम जो खर्च करते हैं उसे खर्चा कहा जाता है। अमाउंट स्पेंट फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू पब्लिक इनकम। वो अमाउंट जो आपने खर्च किया है, किस लिए खर्च किया है, क्योंकि आपको कुछ इनकम अर्न करनी है, आपको कुछ रेवेन्यू कमाना है बिजनेस में। यानी वो खर्चा जो आपने बिजनेस के लिए करा है वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंस कहलाएगा। अब एक्सपेंस क्या है, अब ध्यान से समझना, फिर मैं आपको इसमें डिफरेंस बताऊंगा एसेट और एक्सपेंस में। आपने अगर रेंट पे करते हो वो खर्चा है। आप जो सैलरी पे करते हो वो खर्चा है। हर महीने या हर दिन जो पानी का खर्चा करते हो, वाटर एक्सपेंसेस करते हो, वो खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे करते हो वो खर्चा है। ये सब क्या हैं, आपके खर्चे। ये सब करोगे तभी बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं हो पाएगा और आपको रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाएगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें तो एसेट भी एक जैसा लग रहा है और एक्सपेंस भी एक जैसा लग रहा है। हमें तो एसेट भी एक जैसा लग रहा है और हमें तो एक्सपेंस भी एक जैसा लग रहा है, दोनों ही सेम लग रहे हैं, दोनों में ही पैसा बाहर जा रहा है, दोनों में ही हम खर्च तो कर रहे हैं, फिर आप इसको अलग अलग कैसे बता रहे हो। सर अलग है। एसेट देखो, आपके क्या एसेट थे, बिल्डिंग। क्या आपने एक बार बिल्डिंग खरीदी तो क्या हर बार बिल्डिंग खरीदोगे? क्या ये आपकी रेगुलर पेमेंट है? नहीं। एसेट आपकी जो पेमेंट है एसेट के लिए वो रेगुलर नहीं होती। एक्सपेंस में आपके रेगुलर एक्सपेंस होते हैं, वो आपकी रेगुलर पेमेंट होती है, वो आपकी रेगुलर पेमेंट होती है। एसेट आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ही बार कर देते हो। आपने एक बार बिल्डिंग परचेज़ की, कई साल के लिए बात गई। आपने एक बार लैपटॉप परचेज़ किया, 5-10 साल के लिए बात चली गई। लेकिन सैलरी में ऐसा थोड़ी होता है। सैलरी आप अगर इस महीने दोगे तो आपको अगले महीने भी देनी पड़ेगी, उससे अगले महीने भी देनी पड़ेगी। जब तक काम कराओगे तब तक पेमेंट करोगे सैलरी की। ऐसे ही बिजली का बिल, पानी का खर्चा, ये सब कुछ क्या हैं, ये सब आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, हर बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन एसेट में ऐसा नहीं है। एसेट आपने एक बार परचेज़ किया, एक बार आपने पेमेंट की, दोबारा या तो करनी ही नहीं है, और करनी है तो काफ़ी लंबे समय के बाद करनी है। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। तो एसेट और एक्सपेंस में इस चीज़ का बेसिक डिफरेंस है, वो याद रखना। अब
जितने मैंने आपको बताया ना, इनकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है मैंने एक, LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, LIC। और इनके अलावा दो आपको याद करने हैं, AE एसेट एक्सपेंसेस, LIC एंड एसेट एक्सपेंसेस। ये 5 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। एक बार प्लीज़ 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 नोट कर लेंगे इसको। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक बार पोज करके नोट कीजिए फटाफट से। ठीक है जी, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। आपको पता है बच्चे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट एक रूल पर डिपेंड होता है। कोई भी सब्जेक्ट, किसी हर सब्जेक्ट के कुछ अपने रूल्स हैं, या उसको आप कह लो थ्योरम है या थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया था ना, और जब रूल बताए गए थे, आप बहुत छोटे थे, आपका माइंड इतना अप्लाइड माइंड नहीं था कि आप उनके लॉजिक या उनके रीजनिंग कर सको। लेकिन मुझे जब ये सौभाग्य मिला आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो अब काफ़ी बड़े हो चुके हो आप, और आपका दिमाग जो है वो कई जगह चलता है, कुछ बुरी जगह भी, कुछ अच्छी जगह भी। हम बुरी जगह ज़्यादा चलता है। तो अब मैं आपको कुछ भी बताऊंगा ना, तो आपका एक क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी, और हर क्रॉस क्वेश्चनिंग का आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रूल्स हैं। आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, रूल्स होते फॉलो करने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि भाई इसका आंसर बताओ, आप छूट से कह दोगे सर 4। मैं पूछूंगा भाई आपने इसको 4 क्यों किया, आपने इसको टोटल ऐड क्यों किया, आप बोलोगे सर क्योंकि इसमें ऐड का साइन है। अब ये आपको कैसे पता ये ऐड का साइन है? क्योंकि आपको किसी ने बताया है, आपके टीचर ने बचपन में बताया ये ऐड का साइन है। और उस समय हम और आप इतने छोटे थे, हमने ये पूछा नहीं कि यही ऐड का साइन क्यों है। हालांकि उसका कोई आंसर नहीं है उनके पास भी कि यही ऐड का साइन क्यों है। ये ऐड का काम करता है, मेरे को भी समझ आ गया, लेकिन यही ऐड का साइन क्यों है, ऐड का साइन ये क्यों नहीं है, ऐड का साइन ये क्यों नहीं है, ऐड का साइन ये क्यों नहीं है। और क्या जरूरी है कि जब ये ऐड का साइन बना तो जिसने बनाया उसने इसको ऐड का साइन बनाया? हो सकता है वो इसको ऐड का साइन बना देता, तो क्या कोई फर्क आ जाता? नहीं सर, क्या फर्क आ जाता, वैसे ही चलता रहता, बस साइन हमारे लिए दूसरे हो जाते। अगर वो इसको ऐड का साइन बना देता, क्या फ़र्क आ जाता सर? कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन आज की डेट पे आपकी जो मैथ्स कैलकुलेशन है वो इन साइंस पर है, इन रूल्स पर है। ये रूल क्रिएट हो गए कि हाँ जी, अगर ऐसे एक प्लस का साइन है तो वो प्लस का साइन है, वो ऐड का साइन है। ऐसे क्रॉस में है तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसको नहीं छेड़ोगे आप। कल को आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने इसको ऐड का साइन मानना बंद कर दिया। आप कौन होते हो सर मानने वाले? दिया है तो फॉलो करना पड़ेगा। अब ये मैथ्स का था। ऐसे ही बच्चे अकाउंट्स का भी मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, वो रूल हमें और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें ये क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती कि सर ऐसे क्यों या वैसे क्यों नहीं, क्योंकि वैसे भी होता तो हम वैसे पढ़ रहे होते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपके माइंड से ये डाउट निकालना चाहता हूँ कि ऐसे और वैसे क्यों। वो हमारा और आपका कोर्स नहीं है, और वो अब सवाल भी नहीं है। जिसने अकाउंट्स बनाया, मैंने नाम बताया आपको, ल्यूकस पैक्योली जी ने, उन्होंने अकाउंट्स बनाया, उन्होंने बना दिया। अब जो ड्राइव हो गया वो ड्राइव हो गया, आप उसको चेंज नहीं करोगे, आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है जी, ये तो एक अलग पार्ट हो गया मेरा। अब कुछ, अब ऐसे ही जब आप अकाउंट्स में होते हो ना, तो अकाउंट्स में नंबर ऑफ कंसेप्ट होते हैं। मैं सारे कंसेप्ट अभी आपको नहीं करा रहा, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बढ़ा रहा हूँ। वो कंसेप्ट जो आपके काम आएगा, उस कंसेप्ट का मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। एक कंसेप्ट है या प्रिंसिपल आप कह सकते हो, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है या ये कंसेप्ट है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये आपके साथ अकाउंट्स में चलेगा। इट्स लाइक अ सोल ऑफ अकाउंट्स, आत्मा है ये अकाउंट्स की। इसको समझना क्या कहना चाहता है ये। और ये रूल हैं, इनको चैलेंज नहीं करेंगे हम लोग, इनको फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज़। एस
per this concept each and every transaction of accounts will have, ड्यूअल का मतलब पता है? ड्यूअल का मतलब ड्यूअल सिम आती थी ना मोबाइल्स में, आज भी आती हैं ड्यूअल सिम्स। आईफोन iOS ड्यूअल सिम नहीं देता, बाकी देते हैं। तो ड्यूअल का मतलब होता है टू, हैव टू इफेक्ट्स। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। अकाउंट्स में कभी भी जो इफेक्ट है ना वो ओड नहीं होता कि एक इफेक्ट या तीन इफेक्ट। मैं ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा आपको जिसमें दो भी होंगे, चार भी होंगे, हालांकि वो चार भी दो ही हैं, वो भी बताऊंगा क्यों। तो आप ऐसे समझें कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। ये डबल इफेक्ट क्या है वो मैं आपको एक पहले कॉमन भाषा में बताता हूँ। आप मार्केट गए, आपने मार्केट जाके परचेज किया फर्नीचर, और फर्नीचर जो आपने परचेज किया वो फर्नीचर किया कैश में परचेज। तो आपने फर्नीचर कैश में ख़रीदा, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास फर्नीचर आ गया। इनफ्लो क्या है? क्या आया? फर्नीचर आया। और आपके पास से क्या चला गया? आपके पास से कैश चला गया, रोकड़ा चला गया, पैसा चला गया। आपके पास एक चीज़ आई फर्नीचर और एक चीज़ आपके पास से चली भी गई। ये है डबल इफेक्ट। आप कहते हो सर ऐसे क्यों? अब ये मान लो कि हमने उसको कैश दिया ही नहीं, हमने उधार पे ख़रीदा है, तब तो डबल इफेक्ट नहीं होगा। नहीं बच्चे, तब भी होगा। आप फर्नीचर खरीद के लाए तो फर्नीचर आया, एक इफेक्ट तो ये हो गया कि हाँ भाई फर्नीचर आ गया मेरे पास। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैंने अभी पैसा नहीं पे किया तब भी मेरे कंधों पर लाइबिलिटी है, मुझे पैसा पे करना ही पड़ेगा। तो मैंने पैसा नहीं पे किया लेकिन मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, उधारी बढ़ गई मेरे ऊपर। हर चीज़ का डबल इफेक्ट है। ये भी यही हम लोग इसी की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। हर चीज़ का डबल इफेक्ट है अकाउंट्स में, और इन डबल इफेक्ट्स को ना नाम दिया गया है। इन डबल इफेक्ट्स को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इनको? इनको नाम दिया गया है डेबिट, क्रेडिट। लैटिन वर्ड्स हैं डेबिटियम, क्रेडिटियम। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इसका मतलब बताओ ऐड का, तो आप कहेंगे सर ऐड का मतलब होता है सम करना, टोटल करना। नहीं बच्चे, वो उसका मतलब नहीं होता, वो उसका फंक्शन होता है। ऐड का कोई अपना मीनिंग नहीं है, वो उसका फंक्शन है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरीके से अकाउंट्स में हर एक का डबल इफेक्ट होता है, और उस डबल इफेक्ट के नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। इन डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी सर्च करोगे तो इसका फीचर, इसका वर्क गिवन है, इसका मतलब क्या है वो गिवन नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जिसने बनाया वो बाहर का था तो उसने डेबिट क्रेडिट नाम दे दिया। मेरे जैसा कोई बंदा अकाउंट्स बनाता है इंडिया में तो हो सकता है उसका नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन कुछ भी दे देता है ना, फिर इंडिया के हिसाब से नाम आता। बट इंडिया को ऐसा मौका नहीं मिला, बाहर बना तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया डेबिट क्रेडिट। हो सकता है उसके बच्चों का नाम हो, कुछ नहीं पता। बट हमें फॉलो करना है, हमें चैलेंज नहीं करना। ये रूल्स हैं कि भाई दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। शॉर्टकट्स भी हैं इनके, इनको जैसे आप बोल लेते हैं, कई बार हम डेबिट को बोलते हैं DR, क्रेडिट को बोलते हैं CR। अब इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ड्राइवर, कंडक्टर, डॉक्टर, कंपाउंडर, DR और CR। क्या सर DR की फुल फॉर्म डेबिट है? नहीं। क्या CR की फुल फॉर्म क्रेडिट है? नहीं। DR की फुल फॉर्म होती है मेरे पास डेबिट रजिस्टर या फिर डेबिट रिकॉर्ड, कई बार हम लोग बोल देते हैं। ऐसे ही क्रेडिट रजिस्टर या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रजिस्टर या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड। तो ये यहाँ तक आपको समझना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? सर लग तो रहा है कि क्लियर है।
एक बार नोट कीजिएगा इसको, कहाँ तक किया था हमने, शायद ये करना है आपको। ये प्लस माइनस रहने देना। क्या क्या बताया मैंने आपको अब तक? एक तो 5 टर्म्स बताई हैं मैंने आपको, ये तो 10 हो गई। 5 टर्म्स बताई है, LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, और 2 उसके अलावा एसेट एंड एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, इनकम मतलब कमाई, कैपिटल मतलब जो पैसा आपने घर से लाके लगाया, एसेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, आइटम, और एक्सपेंस मतलब खर्चा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जितनी भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में होंगी, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। आप उस बात को नहीं नकार पाओगे, वो डबल इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। डन। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के साथ, ध्यान से देखना। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फर्नीचर परचेज ₹10,000। आपने फर्नीचर परचेज किया, और कितने का परचेज किया? 10,000 का परचेज किया। अब मुझे बताओ डबल इफेक्ट में आपके पास क्या आया? तो आप कहेंगे सर मेरे पास फर्नीचर आया। फर्नीचर आया मतलब फर्नीचर आया, इंक्रीज हो गया। और दूसरा आप कहोगे सर मेरे पास से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। तो 2 इफेक्ट जो होंगे मेरे पास वो होंगे फर्नीचर एंड कैश, है कि नहीं? अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो 5 नाम मैंने आपको बताए हैं, उन 5 में से ये कहाँ कहाँ फॉल करते हैं, किस में फॉल करते हैं। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर अगर मैं खरीद रहा हूँ तो वो फर्नीचर मेरा क्या है? क्या वो मेरी लाइबिलिटी है? नहीं सर, कोई उधारी तो नहीं हुई। क्या वो मेरी इनकम है? नहीं सर, खरीदना इनकम कैसे होगा, वहाँ तो पैसा जा रहा है, यहाँ थोड़ी रहा है। ठीक है। क्या वो मेरी कैपिटल है? नहीं जी, मेरी कैपिटल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी कैपिटल? वो क्योंकि मैं अपने घर से लाकर थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस के पैसों से ही खरीद रहा हूँ, तो वो मेरी कैपिटल भी नहीं होगी। भाई कैपिटल भी नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद क्या सर ये मेरा खर्चा है? नहीं सर, खर्चा तो वो होता है जो रेगुलर बेसिस पर होता है, सैलरी, रेंट। फर्नीचर तो एक बार खरीदा तो खरीदा, लंबे समय के लिए खरीद लिया गया। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एसेट है। बिल्कुल सर, इसमें एसेट वाले सारे गुण हैं। हमने लंबे समय के लिए खरीदा है, एक बार खरीदा है, दोबारा नहीं खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी ओनरशिप भी इस पर है, हमें फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेंगे। तो सारे गुण इसमें एसेट वाले हैं, तो ये फर्नीचर मेरा एसेट है। डन। कैश, कैश भी क्या है मेरा? कैश और बैंक हमेशा मेरा क्या रहेगा? एसेट रहेगा। कैश और बैंक हमेशा मेरा क्या रहेगा? एसेट रहेगा। आती है बात समझ में? सर बिल्कुल आती है। अब फर्नीचर अगर आपका एसेट है, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? तो आप कहेंगे सर फर्नीचर आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और कैश, कैश आ रहा है या जा रहा है? आप कहेंगे सर कैश तो जा रहा है। ठीक है जी। तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, एक इंक्रीज हो गया एसेट और एक एसेट डिक्रीज हो गया। क्या ये डबल इफेक्ट माना जाएगा? बिल्कुल, यही डबल इफेक्ट है। एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। क्या हर बार सर एसेट होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हर बार कोई एक ही अकाउंट इम्पैक्ट होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ। लैपटॉप परचेज ऑन क्रेडिट। आपने उधार में लैपटॉप परचेज करके लाए हो सर। लैपटॉप आपने परचेज किया उधार में। 2 अकाउंट कौन कौन से? एक तो लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का अकाउंट, और दूसरा क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम ए लिमिटेड। तो दूसरा जो अकाउंट आएगा आपका वो आएगा ए लिमिटेड, जिससे आपने खरीदा है, ये उसका नाम है। जिससे आपने खरीदा है ये उसका नाम है। अब आप मुझे बताएंगे सर जो लैपटॉप खरीदा है तो वो लैपटॉप उन 5 में से कहाँ फॉल करेगा? मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि वो आपका एसेट में फॉल करेगा।
एक बार लैपटॉप खरीदा, आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, दोबारा खरीदने की ज़रूरत इतनी आसानी से नहीं पड़ेगी। ए लिमिटेड क्या है? ए लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी है। ए लिमिटेड क्या है? ए लिमिटेड मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब कि मैंने आज ख़रीदा है, इसका पैसा मुझे फ्यूचर में देना है, ये मेरी उधारी है, तो ये मैंने उधारी यहाँ लिख दी। अब लैपटॉप मेरा आ रहा है कि जा रहा है? सर एसेट आ रहा है, तो मेरा एसेट क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और यहाँ पर बताओ, अगर मैंने इनसे उधार पे ख़रीदा है तो मेरी उधारी बढ़ रही है या कम हो रही है? सर मेरी उधारी बढ़ रही है। अगर मेरे पे पहले से उधारी थी और ये उधारी आ गई तो मेरी उधारी बढ़ गई, तो मेरी लाइबिलिटी क्या कर गई? मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर गई। मेरी लाइबिलिटी, अगर साथ साथ उतार रहे हो तो इसके बाद जगह छोड़ते रहना, जैसे मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है तो मैं जगह छोड़ रहा हूँ, इसमें नीचे भी आगे कुछ लिखवाऊंगा मैं। थर्ड, अब इसी में आपके आगे चल के पता लगता है अमाउंट पेड टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का जितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपने ए लिमिटेड को पे कर दिया। तो आपने ए लिमिटेड को आपके पे कर दिया, दो अकाउंट आएंगे, एक ए लिमिटेड और एक कैश। भाई आपने कैश में ही पे किया होगा ना, आपने अपनी लाइबिलिटी ए लिमिटेड को अमाउंट पे कर दिया, निपटा दिया आपने कर्जा अपना। आपके कंधों पे जो इतनी उधारी थी उसमें से कुछ तो कम हो गई, तो ए लिमिटेड जो आपकी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। वो लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। ए लिमिटेड जो आपकी लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। दूसरी तरफ कैश, कैश आपका क्या है? मैंने बताया कैश हमेशा एसेट रहेगा, तो एसेट क्या हो रहा है? एसेट भी डिक्रीज़ हो रहा है। आप पे कर रहे हो तो आपका रोकड़ा भी कम हो रहा है, आपके पास से जा रहा है, और आपके कंधों पे जो उधारी थी, जो लाइबिलिटी थी, वो भी उतर गई क्योंकि आपने उन्हें पे कर दिया। तो आप देख रहे हो कुछ भी हो सकता है, बट दो इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे। अब इन इफेक्ट्स के नाम भी बताए थे मैंने आपको, एक का डेबिट और एक का क्रेडिट। वो मैं आपसे इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ डबल इफेक्ट क्या है। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, सारे कवर होने चाहिए आपके पास एक बार को। सैलरी पेड रुपीज़ 5000। आपने सैलरी पे की, कितनी सैलरी पे की आपने? 5000 की सैलरी पे की आपने, 5000 सैलरी पे की आपने। तो 5000 की सैलरी जब आपने पे की तो दो अकाउंट जो ओपन होंगे, एक होगा सैलरी, और क्योंकि आपने पे की होगी कैश में तो दूसरा अकाउंट होगा कैश। अब मुझे बताओ सैलरी पे करना आपका किस में आएगा उन पांच में से? क्या सैलरी के लिए पेमेंट करना एसेट है? नहीं सर, कुछ आ थोड़ी रहा है बदले में। और सैलरी एक ऐसा आइटम है जो आप इस महीने भी पे करोगे, नेक्स्ट मंथ भी पे करोगे, उससे नेक्स्ट मंथ भी पे करोगे, तो ये तो आपका रेगुलर एक्सपेंस है जो कि पे होता ही रहेगा। क्या बोला मैंने? रेगुलर एक्सपेंस है जो कि पे होता रहेगा। तो सैलरी क्या है? सैलरी आपका खर्चा है। अगेन कैश आपका क्या है? कैश आपका एसेट है, और कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। कई बार बच्चा कहता है सर कैसे बढ़ रहा है? आपने तो खर्चा पे कर दिया, अब तो खर्चा कम हो गया। नहीं बच्चे, आप कई बार सुनते नहीं हो, आपके घर वाले भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार इस साल तो हमें एक नया, या हमें एक मेड और रखनी है, तो उस मेड की सैलरी बढ़ानी है या ड्राइवर की सैलरी बढ़ानी है, तो खर्चा बढ़ रहा है। ये थोड़ी कहते हैं कि भाई हमने सैलरी बढ़ा के पे कर दी तो हमारा खर्चा कम हो गया। जब भी हम एक और सैलरी बढ़ा रहे हैं या किसी को पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है। कम कब होएगा? जब हम उसे निकाल देंगे या हमने अपना स्टाफ निकाल दिया तो खर्चा कम हो गया। लेकिन अगर हम बढ़ा रहे हैं या पे कर रहे हैं तो हमारा सैलरी का खर्चा हो रहा है। अब मैं आपके साथ एक और बात करता हूँ। एक्सपेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लायबिलिटी डिस्कस किया, फी रुपीज़ 1 लाख। छोटा मोटा अमाउंट क्यों लूँगा मैं, तो फ़ी का बड़ा लूँगा ना, इनकम दिखानी है मुझे। तो फ़ी रिसीव हुई 1 लाख की। अब फ़ी का मिलना आपकी क्या बनेगी? इनकम बनेगी। भाई मिल रहा है ना कुछ, और रेगुलर मिलेगा, ऐसा तो नहीं है एक ही बार फ़ी मिलेगी। आज आप दे रहे हो, कल कोई और देगा, परसों कोई और देगा।
मेरा तो घर परिवार इसी फ़ी से चलता है। तो फ़ी जो है वो रेगुलर मिलती रहेगी, वो मेरी क्या है, इनकम है। तो दो अकाउंट जब आप इम्पैक्ट करोगे उसमें से एक होगा फ़ी इनकम, और मान लो कि आपको पैसा मिला तो दूसरा होगा आपका कैश। कैश क्या है मेरा, एसेट। तो फ़ी मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, कैश मेरा एसेट अगेन इंक्रीज हो रहा है। फ़ी मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, कैश मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है सर, आपको समझ आ रहा है? मेन जो डिफरेंस, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को दुविधा आती है, दिक्कत आती है, जहाँ पर जाके आप धर्म संकट में फंस जाते हो, वो होता है एसेट और एक्सपेंस। तो उसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया। कोई भी ऐसा आइटम जो आप परचेज कर रहे हो, आपके पास कुछ आ रहा है और लंबे समय के लिए आ रहा है, तो एसेट है। आप सिर्फ रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते जा रहे हो किसी सर्विसेज के लिए, वो खर्चा है। एक और देखो, फिक्स और देखो, एक और फी तो रिसीव हो गई। अब मैं कहता हूं ओनर इन्वेस्टेड ₹1,00,000 इन बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ओनर ने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। क्या होता है जब ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है? तो एक तो कैपिटल, दूसरा बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश। अब प्लीज़ 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 यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये आपका बिजनेस है और ये आपका ओनर है। ओनर ने इसमें इन्वेस्ट किया ₹1,00,000। तो आपके पास ये है कि यहाँ पर तो कैश बढ़ गया, बिजनेस को कैश मिला, ओनर के पास से कैश कम हो गया। लेकिन मेरी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? क्या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? नहीं, मेरी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो मैं बिजनेस में देखूंगा तो मेरा बिजनेस में जो कैश, जो कि एक एसेट है, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। मेरे बिजनेस में कैश जो कि एक एसेट है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब जब मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसकी कैपिटल, जो कि खुद कैपिटल का ही नेचर है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या कहते हो? ठीक है सर। तो जितनी एंट्रीज होंगी वो सब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जितनी एंट्रीज होंगी वो सब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इसमें एक पॉइंट और आता है, 7th, ओनर विड्रू ₹10,000 फ्रॉम, ये सारी जो मैं लिख रहा हूं इनको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 रुपीज़ का अमाउंट विड्रू किया पर्सनल यूज़ के लिए। ऐसा भी होता है सर, आपने पैसा लगाया, उसमें से आपने कुछ पैसा फिर निकाल कर अपने घर ले गए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब क्या हो रहा है इस वजह से, जब आप पैसा लगा रहे थे तो कैपिटल बढ़ रही थी, अब आप पैसा निकाल रहे हो तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो अकाउंट जो इम्पैक्ट होंगे, एक कैपिटल, बल्कि हम यहाँ पर उसको कैपिटल नहीं बोलते, हम लोग जब भी कोई बंदा बंदा मतलब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाल कर लेके जाता है तो उसको उसकी ड्राइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। कहाँ तक दूर भागोगे इन शब्दों से, धीरे धीरे सीखना ही है आपको। और दूसरा बिजनेस का कैश, बिजनेस का कैश, बिजनेस का कैश एसेट। अब बिजनेस में से कैश जा रहा है, ओनर ले जा रहा है, जा भाई जा कैश जा, तो आपके बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ड्राइंग का जो नेचर है वो किस में फॉल करेगा, उन पांचों में से कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग की वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए ताकि आपको ये समझ आए कि डबल इफेक्ट क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है। प्लीज़ नोट करेंगे एक बार, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट।
पोज एंड नोट, पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। बिल्कुल आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फुल कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हो CASumitSir.com पे विजिट करके। अभी यहीं तक कराया मैंने आपको। आज के अपने इस लेक्चर में मैंने आपके साथ ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या कंसेप्ट पढ़ा कि हर अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको ना लगातार ट्रांजैक्शन के साथ एक वर्ड नज़र आ रहा है, इवेंट। जहाँ भी हम ट्रांजैक्शन देखते हैं वहाँ पर एक वर्ड आता है, इवेंट। तो ये इवेंट का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ इवेंट, मीनिंग ऑफ इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है? मैं आपके साथ, इवेंट का मतलब होता है वैसे जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज नोन एज इवेंट। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ दो ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ, T1 T2। T1 है आपने सेल्स की 5 लाख की, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है आपने इस माल को खरीदा था 4 लाख में। तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या कहता है कि आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 लाख का। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? इवेंट है। ये प्रॉफिट क्या है? इवेंट है। तो किन्हीं भी ट्रांजैक्शंस का जो भी इम्पैक्ट है वो इवेंट है, और इवेंट के भी डबल इफेक्ट होते हैं जैसे ट्रांजैक्शन के होते हैं। नोट कीजिएगा एक बार, क्योंकि लगातार ये आपको नज़र आ रहा है, सुनाई देता है, मैं भी बोलता रहता हूँ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो ये इवेंट का मतलब होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इसी को आगे बढ़ाऊंगा, और कैसे डबल इफेक्ट में कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा हम उसको देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा अपना एक चैप्टर अकाउंट्स का, नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर आपके पास ऑथर बुक है, आपको पहले देखना है तो आप देख सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन। आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।